मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 अप्रैल है, तो डेली करेंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह 30 मिनट वाली क्लास होगी जिसमें कोशिश किया जाएगा 10 प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का संग्रह किया गया है और सबसे सटीक उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। यह रोज़ाना आपको 7 AM में आपको अपलोड रहेगा वीडियो, तो आप लोग लगातार इसे देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.uktis.in पर, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के तौर पर देखते हैं कि मतदान में कम सहभागिता पर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के तौर पर इसे शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, नई दिल्ली। तो अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें इस सहभागिता सम्मेलन में, सम्मेलन क्या है तो ध्यान रखिएगा, चुनाव अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा एक आयोजन किया गया। इस मतदान के कम सहभागिता वाले जो क्षेत्र है उसमें जो राष्ट्रीय औसत जो 67.4% रहा है कि यहाँ पर मतदान हुए हैं, उससे कम मतदान केंद्रों के लिए, केंद्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए, किस प्रकार का भागीदारी बढ़ाने के लिए कि मतदान हो, वैसे केंद्रों पर इसके लिए यह एक आयोजन किया गया था, जिस पर टारगेट रखा गया है कि जो लास्ट चुनाव जो हुए हैं 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें जो राष्ट्रीय औसत से कम हुए वहाँ पर चुनाव किस प्रतिशतता बढ़ाई जाए, उसके लिए चुनाव सम्मत कार्य किया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। इस प्रकार से बहुत से योजनाओं को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ये कौन कौन से शहर थे ऐसे, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा किन किन प्रदेशों की बात हुई। सबसे पहले बिहार याद नाम रखना आप लोगों को, बिहार हम बात कर सकते हैं, झारखंड बात करेंगे, झारखंड है, आपको तेलंगाना है, तेलंगाना जहाँ पर इस प्रकार से कम प्रतिशत। इसके बाद गुजरात नाम याद रखना है, गुजरात, पंजाब। इसी तरह आपको राज्य हैं जो 11 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 11 राज्यों में ऐसे जहां पर राष्ट्रीय औसत से कम क्या हुए हैं, मतदान हुए। तो इनके लिए क्या यह व्यवस्था रखी गई है कि सहभागिता सम्मेलन के तहत मतदान के जागरूकता फैलाई जाए। तो इसके संदर्भ में बात ध्यान रखिएगा। अब है कि इसके तहत 11 राज्यों की बात जो हुई है, 11 राज्यों की, उसमें से ध्यान रखिएगा 50 ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों के लगभग 40 संसदीय क्षेत्र, जैसे 40 संसदीय क्षेत्र को चुना गया। कौन से 40 संसदीय क्षेत्र को चुना गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसका सारा जो है एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्यूशन के तहत आपको दिया गया है। जो बातें की गई हैं कम से कम आपको याद रखनी है। आपको यहाँ पर डिस्कशन के तौर पर जो बातें मैंने आगे रखी है, बात यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया। तो आपको जब इसका PDF दिया जाएगा तो PDF में आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री उपलब्ध किया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप जाकर कहाँ कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर UKTIS टाइप कीजिएगा, आप हमें वहाँ पाइएगा, UKTIS टाइप कीजिएगा और इसी तरह का आपको रेड कलर का लोगो मिलेगा, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कि IIT मद्रास के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर यह प्रश्न है कि एक IIT मद्रास में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल नामक प्रयोगशाला की शुरुआत निम्न किन के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन के तौर पर देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन 1 है डॉक्टर होमी जहांगीर, ऑप्शन बी नीरज मित्तल, ऑप्शन सी डॉक्टर हेमा सिंह और ऑप्शन सी डॉक्टर पुष्पा देवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, नीरज मित्तल, डॉक्टर नीरज मित्तल। अब यह इम्पॉर्टेंट क्या है तो ध्यान रखें, इसके परिसर में 100 जो चुने हुए 5G प्रयोगशालाओं का प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल जो प्रयोगशाला बनाया गया है, यह इम्पॉर्टेंट इसलिए ध्यान रखिएगा 5G को लेकर 5G प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें IIT जो मद्रास है उसकी भूमिका के तौर पर इसे देखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रायोगिक
लाइसेंस की भूमिका को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा, जिससे सरल बनाना होगा, सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि 5G लाइसेंस में और भी हम तकनीकी ला सके, 5G के तकनीक को और बढ़ावा दे सके और नवाचार को प्रोत्साहित कर सके। इस प्रकार के गतिशीलता लाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर इसी प्रकार के सारे आपके PDF के तौर पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि क्या प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि 15वें जो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपको ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कुछ हम देखेंगे। पहला ऑप्शन में SGVN लिमिटेड है, दूसरा है NTPC, तीसरा है ऑप्शन सी रिलायंस कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है ग्रीन पीस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आपको SGVN लिमिटेड। तो यह क्या है, कौन सी कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा यह एक निर्माण उद्योग कंपनी है। कौन सी कंपनी है यह एक निर्माण उद्योग कंपनी है। ध्यान रखिएगा यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। और यह 15वां संस्करण होगा, यह जरूर जानकारी रखिएगा। तो यह कब शुरुआत किया गया था, तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब से, 1965 से, वर्ष 1965 से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें 15वां पुरस्कार यह है। अब ध्यान रखिएगा यह क्या किया जाता है, जब उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसी प्रकार के नवीन नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है जिस कंपनी के द्वारा, तो आपको उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त किन श्रेणियों में, यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है यह पुरस्कार, यह भी याद रखना है। 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, 28 पुरस्कार दिए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो श्रेणी ए की हम बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा आपको 75,000 रुपये के पुरस्कार के तौर पर, देखिए पुरस्कार की राशि बड़ी नहीं है, पर उपलब्धियां अगर दिया जाता है उपलब्धि के अवसर पे तो मोटिवेशन बढ़ता है, जिसके आधार पर अन्य कंपनियां भी बेहतर काम करना चाहती है। इसके लिए प्रति आपको कितनी कंपनियों को 5 घोषणा किया जाता है, 5 पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, बी श्रेणी, जिसमें आपको 50,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके लिए आपको 8 पुरस्कार श्रेणी के तहत घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन सी में 25,000 आपको ध्यान रखने नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें आपको 15 पुरस्कार के तौर पर शामिल किया जाता है। कुल 28 होगा, ध्यान रखिएगा, श्रेणी 1, श्रेणी बी, श्रेणी सी। तो इस प्रकार से कुल 28 पुरस्कार इस विश्वकर्मा पुरस्कार में दिए जाते हैं, जिसका उद्योग क्या है, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के द्वारा इसे पुरस्कृत किया जाता है। हम आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन आप अपने PDF में देख लीजिएगा। अब है नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। जो खेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, क्या यह कथन सही है या गलत है। तो यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है गलत। तो देखते हैं, शांतिपूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल वर्ष 2024 का थीम के साथ यह मनाया गया, क्या यह कथन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, केवल एक है, केवल बी है, केवल सी, ना तो एक ना तो बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही कथन है। यह क्यों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के दिवस के तौर पर आप लोग से प्रश्न पूछा जाता है, तो जिस प्रकार से प्रश्न आपको रहेंगे हाल के दिनों में, महत्वपूर्ण प्रश्न अगर छूट जाएगा हाल के दिनों में तो हम उसे भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर देना कोशिश कीजिएगा। जैसे 4 का क्या है, 4 का सी, तो ऐसे आप लिखिएगा ताकि हमें भी आसानी हो चीज़ों को कलेक्ट करने में। तो इसके अतिरिक्त हमें ध्यान रखिएगा यह किस लिए मनाया जाता है, यह पुरस्कार ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर यहाँ बात करें हम तो यह विश्व में क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल और शारीरिक गतिविधियों को सकारात्मक भूमिका के लिए, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए, और ध्यान रखिएगा लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। किस प्रकार का खेल भावना क्या करता है देखते हैं। अब किसी प्रकार का खेल होता है तो लोग
सीमा पार जाकर सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। एक खेल भावना, खेल प्रेमी के तौर पर आप ध्यान रखिएगा। यह 2024 का आपको थीम जरूर याद रखना है, क्योंकि थीम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पुरस्कार कब से मनाया जा रहा है, तो वर्ष 2014 से यह आपको दिवस मनाया जा रहा है। क्लियर है? तो इतना आपको कम से कम इसके बारे में करेंट जानकारी होनी चाहिए। सारे आपको यहाँ पर बताए गए हैं, आप इसे पीडीएफ के तौर पर देख सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न के तौर पर देखिए क्या, वित्तीय समूह पेंटामेथ ग्रुप, याद रखिएगा पेंटोमेथ ग्रुप, रिकैप 2024 क्रिस्टल गेज 2025 नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। उसके अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या पूंजी के तौर पर देखी जाए, पूंजी संपत्ति के तौर पर देखी जा रही है, उसका पूंजीकरण होगा। यह इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसे ध्यान में रखना आप लोगों को है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। यहाँ अर्थव्यवस्था ना होकर पूंजी वाला देश, ध्यान रखिएगा। पूंजी प्रवाह भी आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि यह पूंजीकरण शेयर बाजार पूंजीकरण के तौर पर देखा जा रहा है इस रिपोर्ट में। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कब होगा, 2027 तक इसे ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा, इस ग्रुप के रिपोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया उसमें बातें की गई है। अगर हम बात करें कि यह कितना ट्रिलियन हो जाएगा, 4.5 ट्रिलियन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना ट्रिलियन, तो 4.5 ट्रिलियन आपको यह आंकड़े छू जाएगा। जो बाजार क्या है, बाजार का, शेयर बाजार का पूंजीकरण बात हो रहा है, शेयर बाजार पूंजीकरण इसके पास हो जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें 2047 तक क्या होगा, 2027 तक यह आंकड़े प्राप्त कर लेगा। अगर 2023 तक, ध्यान रखिएगा 2023-30 तक अगर हम इसकी बात करें तो यह कितनी होगी, 10 ट्रिलियन आपको यह आंकड़े पार कर लेगा। 10 ट्रिलियन, जो आंकड़े यहाँ पर 4.5 ट्रिलियन है ना, वो 2010 तक कितना, 10 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक वर्ष के लिए। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें वर्तमान में शीर्ष में कौन कौन देश है, तो ध्यान रखिएगा शीर्ष देशों की सूची देखें, शीर्ष देशों की सूची, तो इसमें कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा यूएसए है। अभी वर्तमान में उसकी कितनी पूंजी है, तो डॉलर 44, ध्यान रखें 44.7 ट्रिलियन, टीआर कर दूं मैं। यूएस के बाद चीन याद रखना है, चीन कितना है, डॉलर आपको 9.8 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद हम चीन के बाद याद रखिएगा जापान का नाम याद रखिएगा, जापान कितना डॉलर है, आपको 6 ट्रिलियन है। अगर दो और इधर नाम रख दूं मैं, तो यहाँ पर हांगकांग याद रखिएगा, हांगकांग होगा, हांगकांग जो कितना आपको होगा 4.8 ट्रिलियन होगा। और भारत उसके बाद ध्यान रखिएगा, भारत कितना हो जाएगा 4.5 ट्रिलियन। ये सब सारे डॉलर में आएंगे। इसका कुल क्या होगा, कुल पूंजी, कुल शेयर बाजार पूंजीकरण होगा, जिसके आधार पर शेयर बाजार में इसकी पूंजी अधिगम कितनी होगी, इतना ट्रिलियन के आसपास होगा। तो चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ दिया गया है, तो आप इसे पीडीएफ में प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट निम्न में से किस राज्य के द्वारा जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी चुनाव चल रहे हैं 2024 का, तो अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लाए जाएंगे। एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यह हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। कहाँ लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन बी में ध्यान रखिएगा पंजाब में से लॉन्च किया गया, वेबसाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम इसे बात करें कि इसे कौन जारी किया है, तो जिला प्रशासन, ध्यान रखिएगा जिला प्रशासन जो कौन सा है, जिला प्रशासन पंजाब का एक ज़िला है, याद रखिएगा इसे मालेर कोटा, ध्यान रखिएगा कोटला, याद रखिएगा इसे मालेर कोटला जिला एक है, उसके जिला प्रशासन द्वारा यह लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा चुनाव के दौरान लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है,
जागरूक करना एक उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य है प्रमाण पत्र, अगर डाउनलोड करेगा कोई प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो उसके लिए यह उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ नए बच्चे जो हैं, नए बच्चों युवा मतदाताओं को और भी इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास करेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है, एम्बुलेंस सेवा यह देगा। यह बूथ राब्ता क्या होगा, एक एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराएगा। एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराएगा। क्यों कराएगा? अगर आप किसी प्रकार से चुनाव के दौरान किसी प्रकार का हादसा हो जाता है या किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ जाती है तो लोगों के लिए उपलब्ध कराएगा वो आपको एम्बुलेंस। तो आप देख सकते हैं पीडीएफ के तौर पर, आप इसे जब आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। जैसे हाल ही में किस देश के द्वारा बहु क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक जिसे बोला जाता है कि चार्टर को स्वीकृति दी है। तो यह बिम्स्टेक से प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन के तौर पर एक नेपाल है, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आपको नेपाल जो है हाल ही में आपको इस समझौते के तहत चार्टर को स्वीकृति दी गई है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें कि बिम्स्टेक है क्या, तो ध्यान रखिएगा यह बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल में ध्यान रखिएगा, बंगाल जो इनिशिएटिव प्रोग्राम जो चलाया जाता है जिसमें हम इसे क्या कहते हैं बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग इकोनॉमिक फोरम के तौर टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोलते हैं, जो आपको बे ऑफ बंगाल, तो देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी, आपको जो यह क्षेत्र है उसमें आपको जो भी देश आते हैं उसके द्वारा यह क्या किया जाता है इसके संगठन के तौर पर देखने को मिलता है, जिसमें याद रखिएगा भारत होगा, बांग्लादेश होगा, साथ में आपको ध्यान रखना श्रीलंका होगा। क्लियर है? इसी तरीके से जो ये राष्ट्र शामिल है। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा इस चार्टर का कब किया गया था, इसे चार्टर 6 जो 6th बिम्स्टेक सम्मेलन किए गए थे ना, 6th बिम्स्टेक सम्मेलन आपको 2022 में 6ठे बिम्स्टेक का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें इसके चार्टर को स्वीकृति दी गई थी। नेपाल के अतिरिक्त सभी देशों जो बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश हैं, 600 जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा 6 देशों के द्वारा पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी। 5 देशों की स्वीकृति मिल गई थी, बस नेपाल का बचा हुआ था, इसने भी हाल में आपको इसकी स्वीकृति दी थी। और इस संगठन का स्थापना कब हुआ है? ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ? 1997 में स्थापना हुआ। अगर हम इसके तहत बात करें तो ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक क्या करता है, जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है उसमें क्या करेगा, शांति स्थापित करने की बात करेगा, सामाजिक प्रगति की बात करेगा, सामाजिक प्रगति कैसी होगी उसकी बात करेगा, साथ में याद रखना है प्रगति के अतिरिक्त वैज्ञानिक उपलब्धि की बात करेगा, स्थिरता की बात करेगा, सीमाओं का सम्मान की बात करता है यह बिम्स्टेक। सार्क का भी नाम याद रखिएगा, सार्क के उपयुक्त के तौर पर इसे देखा जा रहा है, साथ ही साथ क्वाड देशों के साथ भी इसे जोड़कर देखा जाता है। तो अगर इसके देख रहे होंगे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब ध्यान रखना है बिम्स्टेक 7 मेंबर है, ध्यान रखिएगा उसमें जो सहयोग 6 देश थे पहले ही आपको इस चार्टर का आपको शामिल हो गया, इसके तहत बातें की गई है। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न के तौर पर, तो सबसे पहले ध्यान रखना 8वें तौर पर प्रश्न में क्या शामिल किया गया है। तो पेरिस समझौता जो 2024 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के जूरी सदस्य के तौर पर जूरी सदस्य जो हैं वो कौन इसमें शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसके तौर पर देखते हैं इतिहास रचने का कौन सा तैयार है, देख लेते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है बिकलिस बानो, ऑप्शन सी है पीटी उषा, ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो पेरिस सम्मेलन 2024 होगी, उसके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा उसके जूरी सदस्य के तौर पर सेवा देने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है, तो यह ऑप्शन बी बिकलिस मीर है, जो आपको इसकी सम्मान आपको दे रही है देश को। अब इसके अतिरिक्त कुछ जानकारियाँ याद रखनी है, क्या याद रखनी है, यह जो आपको 18 से यह जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं 18 से लेकर आपको ध्यान रखिएगा 18 से 20 अप्रैल
2024 को, इससे पहले पेरिस समझौता से, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले 18 से आपको 20 अप्रैल 2024 तक टोक्यो जापान में आयोजन होने वाला है खेल। जो एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइड रंग हो उसकी भी जूरी यह रहेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें 23 से लेकर 25 अगस्त आपको 2024 में समरकंद, अब ध्यान रखिएगा, समरकंद उज्बेकिस्तान में है, जो यूएसएसआर से अलग होकर बना था। उसके स्प्रिंग क्वालिफाइंग मैच में आपको विश्व चैंपियनशिप की जूरी यह रहेंगी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है पेरिस जो ओलंपिक है उसके अतिरिक्त भी किसकी यह जूरी रही है। तो इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और यह कहाँ की है? भारत में जम्मू एंड कश्मीर की यह आपको पहले से खिलाड़ी रह चुकी हैं। अब ध्यान रखिएगा, यह पहली महिला होंगी जो भारत आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस का जो 2024 में होने वाला उसकी जूरी के तौर पर शामिल होंगी। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें कि पेरिस जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होगा, तो आपको पता है पेरिस फ्रांस में है, तो फ्रांस में होगा। अब यह ध्यान रखिएगा, इसका सिद्धांत क्या है, इसका आपको आदर्श वाक्य क्या है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आदर्श वाक्य याद रखिएगा, गेम्स वाइड ओपन याद रखना है, इसका आपको सिद्धांत वाक्य है। आयोजन कितना होगा? आयोजन की हम बात करें तो आयोजन आपको 32 खेलों में होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, जिसमें कुल 329 मैच होंगे। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कब से होगा? आयोजन का प्रारंभ 26 जुलाई 2024 से आरंभ हो जाएगा। और समापन इसका हम बात करें, समापन कब होगा अर्थात एंड कब होगा, तो 11 अगस्त याद रखिए, 11 अगस्त 2024 को इसका समापन हो जाएगा। अब हम बात करें कि स्टेडियम जहां पर यह खेला जाएगा, स्टेडियम की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह जार्सी डू कोमा याद रखिए, ट्रोकोमा, वहाँ पर इसका उद्घाटन होगा। तो इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी या अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो PDF में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। चलिए आगे हम बात करेंगे, निम्न में से किस संस्था को द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास ऑफ द 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की, किस संस्था के द्वारा? इस निम्नलिखित दिए गए अर्थात ऑप्शन में जो दिया गया संस्था उसमें से किस संगठन के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 आपको उसके 20वें संस्करण की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। आप ऑप्शन के तौर पर कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच। अगर हम बात करें तो यह 20वां संस्करण जो है, इसके अतिरिक्त यह किस वर्ग में दिया जा रहा है? तो राजनीति के क्षेत्र में दिया जाएगा, जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य बेहतर कर रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाएगा, व्यवसाय बेहतर कर रहे हैं। नागरिक समाज अर्थात बेहतर सोशल सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए इनको दिया जाएगा। कला, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाएगा। वर्ग आयु सीमा की बात करें, किस वर्ग आयु को दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा 40 से कम आयु वर्ग के युवा वर्ग को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 40 वर्ष कम से कम इनकी आयु होनी चाहिए। कितने भारतीयों को दिया जा रहा है? तो 5 भारतीयों को यह पुरस्कार मिलेगा इसके तहत। ध्यान रखिएगा 5 भारतीयों का। तो कम से कम उनका नाम जरूर याद रखना चाहिए आप लोग को। जैसे भूमि पेडनेकर याद रखिएगा, पेडनेकर, पैडमैन की मूवी आई थी। कला संस्कृति के लिए इनको दिया जाएगा। अर्जुन ध्यान रखिएगा, अर्जुन भरतिया का इनको दिया जाएगा, जो व्यवसाय बिजनेस करते हैं। इसी के लिए प्रिया अग्रवाल का यह नाम याद रखिए, प्रिया अग्रवाल को दिया जाएगा। शरद विवेक को दिया जाएगा, शरद विवेक। और एक लास्ट याद रखना, आदित्य नायर को दिया जाएगा यह पुरस्कार। तो यह भी आपको याद रखनी है। अब इसके अतिरिक्त हम बात करें कि विश्व बैंक है क्या? तो विश्व बैंक एक गैर लाभकारी का संगठन है, जो कहाँ पर इसका स्विट्जरलैंड
में इसकी संस्था है, स्थापना किया गया, ध्यान रखिएगा। एक गैर इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। क्या है? जिनेवा या जिनेवा भी आप कह सकते हैं, जिनेवा में है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो यह 1944 में इसको स्थापित किया गया था। IMF के साथ मिलकर यह क्या करता है? पूर्ण निर्माण बैंक, विकास बैंक जो था पहले IBRD, इसके जगह पर इसका स्थापना किया गया था। आपको यह इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय ध्यान रखिएगा, मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC कहाँ पर? USA में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 1944, याद हमेशा रखना है। शासित वर्तमान में इसके सदस्य 189 देश इसके सदस्य देश हैं। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स जो संगठन उसके द्वारा बनाया गया एक डेवलपमेंट बैंक है। 2014 का एक सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, उसके बाद इसका गठन किया गया है, ब्राज़ील में इसका गठन किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के तौर पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में, शंघाई चीन में। इसका क्षेत्रीय कार्यालय देखिए, क्षेत्रीय कार्यालय इसके सदस्य देश के सभी जगह देशों में है। इस तरीके से आपको याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना आप सभी लोग जानते ही होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में इसका गठन किया गया था। यह इसके बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनों के तौर पर, इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर जाना जाए। इसका एक संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, बहुत महत्वपूर्ण इसकी सहभागी संस्था है, इसे याद रखना आप लोगों को है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या हम बात करें 193 है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त हम अतिरिक्त जानकारी आपको लेनी हो तो आपको PDF में प्राप्त होगा। PDF आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो युक्ति है इसके टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त होगा, या टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप, युक्ति है इस टाइप करके। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम प्रश्न की संख्या बढ़ाएंगे। कब तक देश से यूरिया निर्यात समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? अर्थात भारत से कब तक यूरिया जो निर्यात हम दूसरे देशों से करते हैं उसकी समाप्ति का लक्ष्य हम रखे हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2025 है, 2030 है, ऑप्शन C 2035, ऑप्शन D 2040। तो सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन A 2025 तक है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन A 2025 तक। अब ध्यान रखना है 2025 तक हम लोग क्या करेंगे? निर्यात को समाप्त करने का लक्ष्य रखेंगे। अर्थात दूसरे देश से जो हम लोग मंगाते हैं, दूसरे देशों से, उसे मंगाना बंद करेंगे और अपने देश में इसका उत्पादन करेंगे, अपने देशों में इसका उत्पादन करेंगे, यह याद रखना है। अब यह क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें वार्षिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 30% की आपको वृद्धि दर्ज की गई, जिससे हम अपना देश में इसका कुल जो मांग है उसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 2022-23 के आंकड़े को देखें, जो 2023 के अंतिम दिनों में आया है, अर्थात दिसंबर 2023 में से रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें ध्यान रखिएगा हम लोग कितना उत्पादन अभी करते हैं? 2084 पॉइंट आपको 95 लाख आपको टन तक इसका उत्पादन हो रहा है, जो ज़रूरत मांगों के अनुरूप धीरे धीरे हम लोग अपने जितनी मांगे उसके अनुसार हम लोग पूर्ति कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा हम लोग निर्यात के, आयात कहाँ से अभी भी हम आयात के माध्यम से पूरी तरह की जाती है, जिसके प्रमुख स्रोत ओमान, जहाँ से हम लोग अभी आपको आयात की बात करते हैं, जिसमें ओमान की बात होती है। ओमान से हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, ओमान से हम क्या करते हैं? ओमान से, सऊदी अरब से, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमीरात, UAE, उन देश से क्या करते हैं? अभी भी हम लोग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है 30% मांग को लेकर। तो हम निर्यात समाप्त करने के लक्ष्य को जो बात कर रहे हैं, अर्थात हम अपने देश में उत्पादन करेंगे, दूसरे देशों से मंगाने का जो है वो हम नहीं मंगाएंगे दूसरे देशों से। अगर हम इसके अतिरिक्त खाद सब्सिडी की बात करें तो खाद सब्सिडी क्या है? खाद सब्सिडी हम लोग कितना भी दे रहे हैं खाद सब्सिडी? तो ध्यान रखिएगा 2024 और 25 का जो अंतरिम बजट आया उसके अनुसार हम बात करें, 2024-25 का अंतरिम बजट, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 2 लाख आपको
5,250 करोड़ रुपया आपको क्या किया गया है, खाद्य सब्सिडी के तौर पर देश को दिया गया। जो पूर्व के जो 2023-24 के आंकड़े के अनुसार कितना प्रतिशत कम है, 3.3% आपको कम दिया गया है आपको खाद्य सब्सिडी। और उर्वरक सब्सिडी की हम बात करें, उर्वरक सब्सिडी की बात करें तो यह कितना दिया गया 2024-25 के आंकड़े में, आपको ध्यान रखना 1,64,000 करोड़ आपको इतना सब्सिडी दिया गया उर्वरक के क्षेत्र में। जो पिछले जो सब्सिडी दी गई थी, अगर 22-23 की हम बात करें, उस 23-24 से, तो उसमें 13.2% की आपको कमी है। तो अर्थात जो 23-24 से अधिक सब्सिडी दिए गए थे। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं जिसे आप लोग लगातार प्रयास करिएगा इसका आंसर देने का, और भी सीरीज में बेहतर प्रश्न शामिल किए जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, युक्ति आइस को सपोर्ट करिएगा। आप सभी की अपेक्षा है कि युक्ति आइस को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ याद रखनी है, आप लोग को क्या याद रखनी है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा गूगल स्कैनर से, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, या तो फिर टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट टाइप करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.uktais.in, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर हम लोग कल नए सीरीज़ के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।